हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हम बात करने वाले मध्य प्रदेश डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 3। जी हाँ, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 3, जिसका नाम है भाषा अधिग्रहण यानी कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन, यानी भाषा को कैसे सीखा जाएगा। शिशु भाषा को कैसे सीखता है, किस रूप में सीखता है, सीखते वक्त क्या गलतियां हो जाती हैं और भाषा सिखाते वक्त हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक यही है, तो याद रखिएगा प्रश्न भी इसी से संबंधित आएंगे। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखकर, इसी टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, सीधा कोई भी प्रश्न उठा के आपको रटने नहीं लगना है, क्योंकि जिस पर टॉपिक है, जो इकाई का नाम है, उस पर आधारित प्रश्न आते ही आते हैं। क्लियर है? तो इकाई 3 भाषा अधिग्रहण, इसकी बात हम करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या, इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इकाई के, भाषा अधिग्रहण इकाई के हम ब्लूप्रिंट अंक योजना की, यानी इसमें कौन से अंक के कितने प्रश्न आते हैं, ये बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा जो डीएलएड की पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए थे, यानी वो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, कई बार वो आ चुके हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर पॉइंट वाइज कैसे लिखना है जिससे आप पूरे अंक हासिल कर सकें, वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाली डेट की परीक्षा में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। गेस्ट क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये आ सकता है, जिसकी तैयारी आपको जरूर से करनी चाहिए, उन क्वेश्चंस को भी शामिल करूंगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अंक योजना ब्लूप्रिंट की ओर। तो भाषा अधिग्रहण इस इकाई 3 के ऊपर कुल जो अंक आवंटित है, जो मार्क्स अलॉटेड है, वो है 2, यानी इकाई 2 की तरह इस पर भी कितने अंक आवंटित है, 2 अंक, यानी इससे भी कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन कैसा होगा, वेरी शॉर्ट होगा, अति लघु उत्तरीय होगा। तो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पर आपको जो नंबर अलॉट है 2, तो यहां पर आपको लिखना होता है 30 शब्दों में। जी हाँ, 30 वर्ड्स में आपको इसका उत्तर लिखना होता है। और आमतौर पर किसी की राइटिंग छोटी बड़ी जो भी होती है, उसके हिसाब से 5 से 7 लाइनों के अंदर हमारा जो 30 वर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर आपकी राइटिंग बड़ी है, ज्यादा दूर दूर लिखते हो, तो आपको कम से कम 7-8 लाइन लिखनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग छोटी है, पास पास लिखते हो, तो आप 5 से 6 लाइन भी लिख दोगे तो आपके 30 शब्द हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में स्पेशली इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको शब्द सीमा के अंदर ही लिखना चाहिए। ठीक है, उसी से सही नंबर मिलते हैं। सिर्फ पन्ने भरने से, पेज भरने से आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते। वो आप पास हो सकते हो, बाउंड्री पास हो सकते हो, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? और ऐसा इसलिए भी है, कई लोग को आप बोलते भी सुनोगे कि सिर्फ पेज भर के आ जाओ नंबर मिल जाएगा, पर एज ए टीचर आप खुद भी जज करो, खुद भी देखो। अगर आप शिक्षक हो, आपके सामने एक ऐसे बच्चे ने उत्तर लिखा है जिसने शब्द सीमा 30-35 शब्द में पूरा सही लिखा है, और ऐसे बच्चे ने सही लिखा है दूसरा, लेकिन उसने पूरा पेज भर दिया, आप किससे पूरा नंबर दोगे, किसे आप सही नंबर दोगे, है ना? तो इसीलिए सिर्फ पन्ने भरने से नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा में लिखना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डेट की तैयारी कर रहे हो, डेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको अगर कठिनाई महसूस हो रही है और आप चिंतित हो कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उत्तर कैसे लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये सब की जानकारी आपको हमारे एक कोर्स में मिल जाती है। ये सारा मटेरियल आपको हमारे कोर्स में मिलता है, मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, जो कि आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा की 100% तैयारी कर सकते हो डीएलएड की आने वाली 2026 की परीक्षा के लिए। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको डिटेल नोट्स, मैराथन वीडियो लेक्चर, शॉर्ट वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ हर विषय का, हर इकाई का हैंड रिटन नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का प्रिंटेड टाइप नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, और हर विषय का, हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी मिलेगा। तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा मात्र एक ही कोर्स के अंदर। और इसके पहले डेट की परीक्षाएं 2022, 23, 24, 25 जो परीक्षाएं हैं, उनके प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज, और इवन उन पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे इसी कोर्स के अंदर। ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा मात्र एक ही कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 33% की छूट मिल जाएगी। परीक्षा नजदीक है, उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। शुरुआत के छात्रों के लिए ये कोर्स है, तो फटाफट कोर्स परचेस करके 33% का ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड करके बैच परचेस कर सकते हो। तो ये होगी बात कोर्स की। अब बढ़ते हैं हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहला टॉपिक है शिशु क्रंदन के कारण क्या है, यानी जो बच्चे रोते हैं, जो इन्फैंट, नवजात शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, वो
क्यों रोते हैं, या शैशवावस्था में अधिकतर बच्चे रोते हैं, आप देखोगे शैशवावस्था यानी 0 से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसे इन्फेंटी स्टेज भी कहा जाता है, उस अवस्था में जो है बच्चे रोते क्यों है। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके रोने की आवाज सुनाई देती है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोने की आवाज से पता चल जाता है बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हुआ है। ठीक है, उसके बॉडी फंक्शन फुली काम कर रहे हैं, फुली फंक्शन है, उसका ऑर्गन्स, उसके शरीर के अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उस वक्त रोना जो है शुभ माना जाता है, देखा जाता है कि हाँ सही से काम कर रहा है। पर जब से बच्चा बड़ा हो जाता है तो रोने के उससे कई कारण होते हैं। आप देखोगे बच्चे को भूख लगेगा तो रोएगा, डर लगता है तो रोता है, प्यास लगी तो रोएगा, और अपनी माता से दूर रहता है तो रोता है, उसके शरीर में कोई गड़बड़ी, कुछ चुभ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो भी रोएगा। यानी बच्चों के रोने के अलग अलग कारण होते हैं। तो उन कारणों की यहाँ चर्चा होगी कि शिशु क्रंदन के या शिशु रुदन के कारण क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भाई शिशु क्रंदन का प्रत्येक, अब शिशु क्रंदन जो होता है वो क्यों होता है, तो क्यों बच्चे रोते हैं, उसके पीछे कुछ चीजें नॉर्मली हैं। जैसे प्रत्येक, आप देखोगे जो शिशु का जन्म होता है, इन्फेंट का, नवजात बच्चे का जो जन्म होता है, वो जीवन का प्रारंभ ही रोने से होता है ना। रोने की आवाज से सुनाई देती है, वही सबसे पहली क्रिया है बच्चे को आती है। यानी उसे बोलना, खाना पीना, उठना बैठना हमें सिखाना होता है, लेकिन रोना उसे नहीं सिखाना होता। वो रोने की जो आप कह सकते हो कला जो है वो जन्मजात लेकर पैदा होता है ना। तो मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी बच्चे के रोने को भी भाषा का विकास से माना है। मतलब रोना का वो जो अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कारण की वजह से अलग अलग तरीके से बच्चे रोते हैं। यानी अगर उसको अलग प्रॉब्लम है, अब ऐसे छोटा बच्चा जो पैदा होता है उससे कोई भाषा तो आती नहीं है, और उससे हाथ पर भी हिला के वो इशारे भी नहीं कर सकता कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है। तो बच्चा किस चीज का सहारा लेता है, रोने का। भूख लगती है तो रोता है, तकलीफ होती है तो रोता है, डर लगता है तो भी रोता है। तो रोना जो है वो एक तरह से भाषा है, वो अपने विचार, अपने भाव बता रहा है बच्चा किस कारण से रोते हुए, किस माध्यम से रोते हुए। ठीक है, तो जिससे हम पहचान में आ जाता है कि बच्चा रो रहा है यानी भूख लगी होगी। आपने अक्सर माता को बोलते हुए सुना होगा किसी ना किसी मदर को कि बच्चा रो रहा है मतलब भूख लग रही है, बच्चा रो रहा है मतलब उसको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ गड़ रहा है, चुभ रहा है, या फिर वो डर रहा है, उसको माता के पास जाना है। तो छोटे बच्चे इस वजह से रोते हैं। ठीक है, तो ये जो रोना है ये एक सहज प्रक्रिया, नॉर्मल है। ये कोई बहुत ही नहीं कि बहुत तबीयत खराब है, बच्चे को कोई बहुत ज्यादा कठिनाई है। रोना उसका एक माध्यम है जिससे वो अपने विचार, अपनी जरूरतें बताता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि भाई शिशु क्रंदन जो है उसका कारण, तो जन्म के पश्चात 2 सप्ताह तक शिशु के क्रंदन की क्रिया, यानी वो 2 सप्ताह, जन्म जब उसका हो गया यानी 2 सप्ताह यानी 15 दिन, यानी शुरुआत के 15 दिन जो है उस समय जो उसका क्रंदन का कारण होता है, उस समय जो रोने का कारण होता है, अगर उसकी बात करें तो वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। यानी शुरुआत में जो बच्चा जन्म लेता है, रोता है, तो वो समझ लीजिए आप रोने की एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है कि अगर उसको कोई जरूरत होगी तो वो किस प्रकार से रोएगा, उसका वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत का जो क्रंदन होता है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। 15 दिन पैदा होने के बाद वो जो रो रहा है ना 15 दिन तक, उसमें कोई अर्थ ही नहीं निकालना है कि भूख लगी होगी, डर लग रहा होगा, नहीं। हाँ, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अगर वो रोता है अलग तरीके से तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, उसे भूख लगी है या कुछ और। यानी शुरुआत के वो जो 2 सप्ताह होते हैं उनमें वो रोने की बस प्रैक्टिस कर रहा है, या वो भाषा को प्रैक्टिस कर रहा है, इशारे कि मैं कैसे रोऊंगा, क्या तकलीफ होगी तो किस तरह से मैं इशारा करूंगा, ये बच्चा सीख रहा होता है। ठीक है, और ये कला जन्मजात लेकर पैदा होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक ने कह दिया है कि शुरुआत के, जन्म के 2 सप्ताह तक जो उसका रोना होता है, क्रंदन जो होता है, वो क्या है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों रो रहा है शुरुआत के सप्ताह में। लेकिन हाँ, शुरुआत के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद, 15-20 दिन हो जाने के बाद अगर शिशु क्रंदन करता है, यानी अगर शिशु रोता है, बच्चा अगर रो रहा है, तो उसका कोई ना कोई अर्थ है। यानी हो सकता है उसे भूख लगी हो सकता है वो डर रहा हो सकता है उसे कोई तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तब हमें उसका अर्थ निकालना जरूरी हो जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो रोने के जो अंदरूनी कारण होते हैं, बच्चे को भूख लगना, बच्चे को डर लगना, पर बाहरी कारण भी होते हैं। बच्चे को कोई तकलीफ होना, उसके शारीरिक अंगों में कुछ चुभना, जहां बच्चे को सुलाया गया है, जहां उसे रखा गया है, अकेला छोड़ा गया तो डर लगेगा, माता को दूर पाएगा तो डर लगेगा, क्योंकि शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक होता है, तो वो केवल माता की गंध ही पहचानता है, तो इसलिए वो माता के क्लोज रहना चाहता है ना। किसी के साथ भी रहता है, किसी गोदी में रहता है तो रोने लगता है, पर जैसे ही माता की गोद में जाता है तो तुरंत वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें कुछ नहीं पहचानता, वो ना देख पाता है ना कुछ, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ गंध पहचानता है, स्मेल पहचानता है, तो अपनी मदर की स्मेल पहचान पाता है, इसीलिए जो है बच्चा उन्हें ढूंढता है। तो ये चीजें जो अर्थ है हमें शिशु के रोने से, क्रंदन से निकालनी चाहिए। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? ऐसा कहा गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भाई भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत, 2 प्रिंसिपल बताइए। यानी भाषा सीखने के कोई 2 मेथड्स, या भाषा सीखते वक्त आपको 2 चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा।
उन दो चीजों की बात कर लेते हैं ना। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, यानी अगर आपको भाषा सीखनी है तो आपको इन दो चीजों के माध्यम से अगर सीखोगे या भाषा सीखते वक्त इन दो चीजों का ध्यान रखोगे या ये प्रिंसिपल से सिद्धांत अपनाओगे तो आप भाषा बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ऐसा कुछ पूछा गया। तो हम जवाब भी उसी पर्सपेक्टिव से देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप सवाल ऐसा दिखे तो सीधा उत्तर मत लिखो। सवाल पूछा है कि भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत लिखो, तो हम पहले बताएंगे कि भाषा अर्जन के कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण दो सिद्धांत निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ऐसा पहले 1.5-2 लाइन की थ्योरी बना लो, ताकि अगर आप नीचे के उत्तर में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो और उनमें कोई गलती होती है तो उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पहले ही लिख रखा है ना, और ये पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखाई देता है, इसलिए सही तरीके से लिखना जरूरी है। तो भाषा अर्जन के लिए भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत निम्न है, ऐसी थ्योरी हमने लिख दी, जिसमें से पहला जो सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता यानी कि नेचुरल रहना, यानी नेचुरल रूप से सीखना। अब नेचुरल रूप से कैसे सीखा जाता है? कोई बोलता है, हम उसको सुनते हैं, उसके बाद उसी को फॉलो कर लेते हैं, दोहरा देते हैं, ये तो नेचुरल होता है। बच्चों को भी आप देखोगे, बच्चों को माता, जब बच्चा बोल भी नहीं सकता तब भी उसे माता जो है बोलना सिखाती है, बोलो बेटा पापा या मम्मी, ऐसा बोला जाता है, तो बच्चा आगे चल के उसी शब्द को रिपीट भी करता है सबसे पहले, है ना। तो यही चीज है, यही स्वाभाविकता में ध्यान रखनी है। तो भाषा अर्जित करना जो है, भाषा अर्जित करना एक्चुअल में एक तरह से आप कह सकते हो धन दौलत संपत्ति की तरह है, ठीक है। क्योंकि उस भाषा अगर आप सीख गए तो भाषा के माध्यम से आप बहुत से कार्य कर सकते हो। भाषा के माध्यम से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। भाषा के माध्यम से, जैसे बच्चे को प्यास लगी और भाषा नहीं आती तो कैसे बोलेगा, कैसे प्यास बुझेगी? वो बोलेगा कि मुझे प्यास लगी है, तब उसको पानी दिया जाएगा, है ना। तो भाषा अर्जित जो है वो हमारी भाषा अर्जित करके हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाषा सीखना जो है वो एक तरह से मनुष्य को प्राकृतिक मिला है, यानी भाषा सीखने का जो गुण है या भाषा सीखने की जो लालसा है वो मनुष्य को प्राकृतिक तौर पर मिली है, यानी मनुष्य नेचुरली उसको लेकर पैदा होता है और भाषा सीखता ही है, ठीक है। वो स्वाभाविक रूप से बोल सकता है, वो आप कह सकते हो स्वभाव बोलना सीख ही जाता है, ठीक है। अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट ना हो, अगर कोई बाहरी कारण ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो भाषा बोलने सीखने में कोई गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब किसी को सुनाई ही नहीं देता है तो ऐसे बालक को भाषा सिखाने में तकलीफ जाएगी, पर जो सुन सकता है, बोल सकता है, उसको भाषा सीखना बहुत आसान है, एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक है। दूसरा सिद्धांत है प्रयत्न करने का सिद्धांत। भाषा सीखने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। भाई क्लास में टीचर कितना भी अंग्रेजी पढ़ा दे, कितना भी इंग्लिश ग्रामर व्याकरण ये सब पढ़ा दे, कितने भी नियम कानून बता दे, कितने भी पोएम्स चैप्टर्स पढ़ा दी जाए, लेकिन बच्चा जब तक स्वयं से अंग्रेजी बोलने का प्रयत्न नहीं करेगा तब तक उसे अंग्रेजी नहीं सिखाई जा सकती। तो भाषा सीखने का दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? प्रयत्न करने का सिद्धांत, ट्राई करने का प्रिंसिपल, कि कम से कम ट्राई करना है ना। सामने वाला में भाषा सिखाया जा रहा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको प्रोफेशनल इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हूं, पर आप पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप ट्राई ही नहीं कर रहे कुछ भी, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। आप सीख ही नहीं पाएंगे, एक तरफा पढ़ाई होगी। इसीलिए हमें भाषा अर्जित अगर करनी है तो हमें प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न करने से ही भाषा सीखी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो भाषा जो है, ऐसा नहीं है कि भाषा बहुत आसान है। एक तौर पर देखा जाए तो सिर्फ काम चलाऊ भाषा अगर बोलनी है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल के लगभग, वो भाषा बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, पर उनका शब्दकोश, उनका जो वर्ड लिमिट होता है, आप देखोगे तो वो गिन चुन के कुछ ही चीजें बोल पाएंगे, मम्मी पापा गाड़ी पानी खाना, कुछ चीजें बोल पाते हैं, है ना। तो उनका जो शब्दकोश होता है सीमित होता है, पर क्या वो भाषा लिख पाते हैं? नहीं। क्या वो भाषा का व्याकरण को शुद्ध रूप से लिख पाते हैं? नहीं। तो भाषा के ऊपर पूरी कमांड बनाना, भाषा के ऊपर पूरी पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? भाषा बोलना, भाषा के जो 4 स्किल्स होते हैं ना, लैंग्वेज एक्वाजिशन के 4 स्किल्स होते हैं, वैसे भाषा अधिग्रहण करने की 4 स्किल्स होती हैं। कौन सी? पहले तो भाषा आपको बोलना आना चाहिए, फिर भाषा आपको भाई सुनना भी आना चाहिए, क्योंकि सुनोगे तो ही तो समझोगे और तभी तो उसको जवाब दोगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपको सुनना और समझना नहीं आता तो आप मेरी भाषा समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो भाषा पहले सुनना समझना, फिर बोलना और फिर पढ़ना लिखना, ये 4 चीजें हैं, ठीक है। भाषा को समझना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये 4 अगर आपको स्किल्स आ गई तो आपने किसी भाषा पे कमांड बना ली। होता है ना ऐसा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें इस भाषा को बोलना तो नहीं आता, समझ जाता है लेकिन हम बोल नहीं पाते इस भाषा को, ठीक है। जैसे भोजपुरी भाषा के बारे में, तो आजकल भोजपुरी गाने, मूवीज, इतना सब चीजें इस्तेमाल होती है कि लोग भोजपुरी भाषा को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, लेकिन हाँ बोल नहीं पाते हैं, तो उस भाषा के ऊपर पूरी पकड़ बनी नहीं है। तो भाषा के ऊपर पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखो, स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा कि आपको प्रयत्न करना होगा उस भाषा को सीखने का, ठीक है। तो प्रयत्न का सिद्धांत अगर ये आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप भाषा सीख पाएंगे, भाषा अर्जित कर पाएंगे। तो ये है भाषा अर्जन के, भाषा सीखने के 2 सिद्धांत। क्लियर है? समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकों के सामान्य शब्द भंडार को समझाइए।
बच्चों का जो दो शब्द भंडार यानी आप कह सकते हो डिक्शनरी, वोकैब जिसे कहते हैं ना, शब्दकोश कहते हैं, वोकैब कहते हैं या वोकैबुलरी जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसका जो शब्द भंडार होता है उसे समझाइए। सामान्य परिस्थितियों में अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में, तो बालक जो होता है ना सामान्य परिस्थितियों में वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि मैंने कहा पापा, मम्मी, घर, है ना, गाड़ी, प्यास, भूख, पानी, ये जो चीजें होती हैं, खाना, ये सोना है, या जो जो नॉर्मल चीजें होती है, बेसिक चीजें है ना, परिवारजनों के नाम, जैसे चिड़िया देख ली तो चिड़िया, गाड़ी देख ली तो गाड़ी बोलना, ये जो चीजें हैं ये बच्चे का शब्द भंडार है, ये बच्चे का डिक्शनरी है, ये बच्चे का वोकैब है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में बालक जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह बालक के सामान्य शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अब कैसे हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि ये एक तरह से संख्या जैसे हो या संज्ञा सर्वनाम जैसे हो, जैसे उसने बच्चा क्या बोलेगा, पापा, मम्मी, चिड़िया, गाड़ी, है ना, पानी, ये क्या है, ये सब संज्ञा की तरह है ना, वहां जाना है, ये करना है, उसने बोला, इसने बोला, इसने मारा, बच्चे छोटे बच्चे शिकायत करते हैं, वो जो चीजें होती हैं ये क्या है, ये सब संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सब चीजें नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं कि मैं वहां जा रहा था तो ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया, आपने देखा होगा ना, लंबा सेंटेंस नहीं बोल पाते, वो छोटे छोटे शब्द ही बोल पाते हैं। तो वो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, वो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक दो ऐसा कुछ चाहिए, विशेषण, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। या दौड़ रहा है, चल रहा है, गिर गया, तो ये क्रिया का भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चे का जो शब्द भंडार होता है, बच्चे का जो वोकैब होगा, उसका जो शब्दकोश होगा, उसमें वो ऐसी चीजों को ही रखता है, छोटे छोटे शब्द, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, यही सब उसके शब्द भंडार में आपको मिलेंगे। यानी उसकी डिक्शनरी में बच्चे के वोकैब में इतना ही चीज मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी वो बोलना इतना सीख रहा है, और साथ ही साथ वो, जैसे हमने कहा कि वो रिश्ते नाते, पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, दीदी, ये सब बोलना वो सीखता है, भैया, ये सब बोलना वो सीखता है, यानी रिश्ते नातों के जो शब्द होते हैं वो बोलना सीखता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या सीख जाता है, संज्ञा सर्वनाम, जैसे मैंने कहा मोटर, गाड़ी, कार, पानी, चिड़िया, है ना, ये सब चीजें बोलना वो सीख जाता है, पंखा, लाइट, टीवी, फोन, ये सब बोलना वो सीख जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चों को आ जाती हैं, ये उसके शब्द भंडार में शामिल होती हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नाम का उल्लेख कीजिए। यानी बच्चे का किस अवस्था में भाषा का विकास होता है उसकी बात हम करेंगे। एक बात जान लीजिए, बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की शुरुआत कर देता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने तो ये भी कहा कि उसका रोना भी एक भाषा ही है, रोने का तरीका भी क्या है, भाषा ही एक माध्यम ही है। जैसे भाषा की परिभाषा क्या है कि विचारों का आदान प्रदान करना, और वो रो के बच्चा बताना चाहता है कि उसे भूख लगी है, रो के वो बताना चाहता है उसे डर लग रहा है, तो ये तो उसके विचारों का आदान प्रदान ही हुआ ना। तो उसका रोना भी अपने आप में क्या है, भाषा है। तो बच्चा जन्म से भाषा सीख रहा है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बदलती है, वैसे वैसे वो अलग अलग भाषाएं सीखता रहता है ना। तो अलग अवस्था में अलग तरह से उसकी भाषा का विकास होता है। उदाहरण के तौर पर जो बच्चे 2 साल के होते हैं उनकी भाषा विकास, उनका शब्द भंडार। फिर जो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, 8 साल के हो जाते हैं, उनका शब्द भंडार। फिर जो बच्चे 10 साल 12 साल के हो जाते हैं, उनका भाई भाषा का विकास अलग रहता है ना। तो इसलिए भाषा का विकास की बात अगर करें तो पहला जो है बोलने की तैयारी। ठीक है, पहली अवस्था जो है वो क्या है, बोलने की तैयारी। यानी इस अवस्था में सबसे पहला जब वो जन्म होता है, तो इस अवस्था में बोलने की तैयारी वो कैसे करता है, रोते हुए। यानी वो रोने का इस्तेमाल करता है, क्रुंदन का इस्तेमाल करता है, रुदन का इस्तेमाल करता है, किस चीज के लिए, अपने बातचीत को, अपने विचार को, अपनी जरूरतों को जाहिर करने के लिए। क्योंकि बोल नहीं सकता, भूख लगी तो रो देगा, तो उसे लगता है कि जब वो रोता है, इस तरह से आवाज निकालता है, तो माता उसके पास आ जाती है, तो वो उसके लिए समझ में आ जाता है, तो उसी भाषा का बार बार प्रयोग करने लगता है। दूसरा है आकलन शक्ति का विकास, आकलन करना, यानी आसपास जो चीजें चल रही हैं उनको एनालाइज करना, उनका आकलन करना और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, आसपास क्या हो रहा है, जैसे आप देखो छोटे बच्चे जो रहते हैं थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हैं, तो जैसे ही पापा काम पर बाहर जा रहे हैं तो बच्चा भी उनके साथ हो जाता है कि मुझे भी जाना ही है। जैसे ही या पापा काम से बाहर आते हैं तो फट से वो उनकी गोदी में चला जाता है, उनके पास आ जाता है, या चॉकलेट ढूंढता है, कुछ खाने पीने की चीजें लाते हैं, तो ये भी एक तरह से भाषा का विकास ही है। फिर शब्द शक्ति का विकास, आगे चल के बच्चा जब 2 साल से आगे बढ़ता है तो फिर आप देखोगे कि बच्चे के कुछ शब्द होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। पहले वो 8-10 गिनती के शब्द बोल सकता था, अब नहीं, अब वो छोटे छोटे सेंटेंस भी बोल सकता है। ठीक है, वाक्य शक्ति का विकास, फिर शुद्ध उच्चारण का विकास। आगे चल के जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो वो अपने ही उन शब्दों को, उन वाक्यों को और शुद्ध तरीके से उच्चारण करना सीख जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर देखोगे तो तोतले बोलेंगे या शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से करेंगे, पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना भी सीख जाते हैं। तो भाषा विकास करने का जो क्रम है वो आप देखोगे यहाँ पर 4-5 यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 1 बोलने की तैयारी, जिसमें रोना, क्रुंदन, ये सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है, दूसरा आकलन शक्ति का विकास, यानी आसपास चल रही चीजों का आकलन, एनालाइजेशन करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना। तीसरा शब्द शक्ति का विकास, कुछ कुछ शब्द सीख जाना।
ठीक है। चौथा जो स्टेज आएगा वो होगा वाक्य शक्ति का विकास, यानी छोटे छोटे सेंटेंस बोल जाना, मुझे भूख लगी है, घर जाना है, पानी पीना है ना, इस प्रकार की चीजें। फिर वो उन्हीं चीजों को और बेहतर तरीके से और शुद्ध उच्चारण करना भी सीख जाता है, शुद्ध उच्चारण करने का विकास। तो इस प्रकार से 5 इन स्टेजेस में भाषा का विकास होता है बच्चे का। ये भाषा विकास की बच्चे की अवस्थाएं, ध्यान रखिएगा, इन्हीं 5 अवस्थाओं में किसी भी बालक की, किसी भी बच्चे की भाषाओं का विकास होता है। आई एम श्योर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस इकाई में इतना ही, 2 ही अंक के प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तर ही आता है, तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़कर जाना है, इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं डेट की परीक्षा में, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करें और डायरेक्टली कोर्स परचेस कर लें, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, 33% ऑफ डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।